तो चैप्टर का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। डन। चैप्टर का नाम हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। कुछ लिखवाए हैं, क्या क्या लिखवाए हैं? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है अभी समझाया मैंने, कुछ नहीं है, बस लिखवाया है। ट्रांजैक्शन क्या क्या है जिसका इफेक्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे नहीं पड़ता है, और फिर कुछ फॉर्मेट बनवाया है किस चीज का, कैश फ्लो स्टेटमेंट का। तो सर इतना चीज लिख लिए, लेकिन अभी तक मेरे को ये नहीं पता है क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। तो चलो लिखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। देख क्या वर्ड क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, इस चैप्टर में कैश का मतलब है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, कैश और कैश जैसा दिखने वाली चीजें। ठीक है, बाद में हम देखेंगे कौन कौन सी चीजें हैं जो कैश की तरह ही लगते हैं। ठीक है, फ्लो, व्हाट डू मीन बाय फ्लो? फ्लो मीन्स बहना। तो चीजें या तो इनफ्लो होगी या तो आउटफ्लो होगी। नदी है, कैश का बात हो रहा है, कैश कैसे बहेगा? या तो मेरे पास से जाएगा या मेरे पास आएगा, और कुछ हो सकता है क्या? नहीं। फ्लो क्या होगा? इनफ्लो या आउटफ्लो, ये दो में से एक चीज हो सकता है। तीसरा क्या वर्ड है? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट एक बार और कहीं हमने देखा था अपने सिलेबस में, कहा? नहीं, 11th में। 11th में हमने बताया था कि ट्रायल बैलेंस जो है वो हमारा अकाउंट नहीं है, क्या है? स्टेटमेंट। तो सेम टू सेम चीज यहाँ, कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारा अकाउंट है क्या? नहीं, कोई कैश फ्लो स्टेटमेंट कोई अकाउंट ही नहीं होता है। इट इज व्हाट? स्टेटमेंट। ये एक स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है, क्यों? ये कुछ इंफॉर्मेशन हम अपने शेयर होल्डर्स या आउटसाइडर्स को बताएं। तो क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारा अकाउंट है? नहीं। कैश एंड कैश मतलब क्या हुआ? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फ्लो का मतलब क्या हुआ? या तो इनफ्लो या तो आउटफ्लो। स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट मतलब कि एक समथिंग काइंड ऑफ समरी। ओके, अब क्या है, इतना ही है क्या? कैश फ्लो स्टेटमेंट को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 डिफाइन करती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बताया गया। सर क्या होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? मेरे को तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही पहले नहीं पता, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 तो बाद में देखेंगे, है ना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, एक्चुअली होता क्या है कि बहुत सारे रूल्स फ्रेम किए गए हैं। किस चीज पे? अकाउंट्स पे। हम लोग अकाउंटिंग कैसे करें, इंडिया में सारी कंपनीज कैसे अकाउंटिंग करेगी। सपोज हर एक सारी जितनी भी कंपनी है, सब लोग अपने अपने तरीके से अकाउंटिंग करे। कोई कुछ तरीके से करे, कोई किसी और तरीके से करे। तो क्या होगा, हर एक कंपनी का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दूसरे कंपनी के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से डिफरेंस होगा। तो हर एक देयर शुड बी वन यूनिफॉर्मिलिटी, है ना, कि सब लोग एक तरीके से काम करें, एक तरीके से चीजें को मेंटेन करें, तो बेटर होगा समझने में एक दूसरे का इंफॉर्मेशन को। सपोज हम लोग रोड ही था, हम लोग रोड पे ट्रैवल करते हैं, अब सब लोग अपने मन से गाड़ी चलाएगा तो ठोक ही देगा ना, है ना। कोई लेफ्ट में जा रहा है, कोई राइट में जा रहा है, कोई बीच से जा रहा है, इसलिए तो रूल बनाया गया कि सब लोग लेफ्ट से चले या सब लोग राइट से चले, इंडिया से बाहर ब्रिटेन वगैरह में, है ना। तो इसलिए क्या बनाया गया, इंडिया में बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए। किस लिए? क्योंकि अकाउंट्स को हम लोग सही तरीके से अकाउंटिंग करें। ठीक है, सर हम लोग क्या कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ना है? नहीं, कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं पढ़ना है, हम लोग बस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 पढ़ना है। वो क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। और हम कोशिश करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 का बहुत सारी बातें ना करें। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ ये जानना है कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है, इसको कैसे बनाते हैं और इसका इफेक्ट्स वगैरह क्या है। ठीक है, अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 बताता है कि कोई भी बिजनेस में 3 तरह की एक्टिविटी होती है।
बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस कर रहे हैं तो पैसा आएगा और जाएगा। सर हमेशा पैसा आएगा और जाएगा, उसी का बात करना है क्या इस चैप्टर में? हाँ, उसी का बात करना है कि पैसा आ रहा है तो कहाँ जा रहा है, पैसा जा रहा है तो कहाँ जा रहा है, बस ये ढूंढना है। तो हम लोग इस चैप्टर में बिजनेस एक्टिविटी को 3 पार्ट में हम लोग क्या किए हैं, बांटे हैं। पहले पार्ट को हम बोलेंगे, क्या नाम देंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दूसरे पार्ट को नाम देंगे हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और लास्ट क्या है हमारा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कौन बताया तुमको ये सब? अच्छा, अभी लिखवाए अभी। ठीक है, 3 तरह का एक्टिविटी हम लोग को देखने को मिलता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सर इसमें क्या डिफरेंसेस है? एक ही बार एक ही रहने देते ना, अलग अलग क्या करने की जरूरत है? कुछ जरूरत है। अब सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या आएगा? एनी एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब बात कर रहे हैं हम लोग कैश रिलेटेड एक्टिविटी, कि पैसा आ रहा है तो कहां से आ रहा है, पैसा जा रहा है तो कहां से जा रहा है। तो 3 तरह की चीजें हैं जहां से पैसे आ सकती है। सपोज मेरे पास पैसा कहां से आएगा? मेरा एक दुकान है कंप्यूटर खरीदने बेचने का, मेरा पैसा कहां से आएगा? सबसे पहले सर बेचेंगे कंप्यूटर तो पैसा आएगा। अब पैसा जाएगा कहाँ? सर मोस्टली पैसा जो कंप्यूटर खरीदेंगे तो पैसा जाएगा, स्टाफ को सैलरी देंगे तो पैसा जाएगा, सर रेंट देंगे तो पैसा जाएगा, है ना। तो ये सारी चीजें जो कि मेन बिजनेस ऑपरेशन से रिलेट करती है, तो इन सारे ट्रांजेक्शन्स को, इन सारे एक्टिविटी को हम लोग कौन सा एक्टिविटी बोलेंगे? ऑपरेशनल एक्टिविटी। एग्जाम्पल क्या क्या हुआ? एग्जाम्पल हुआ पहला सेल ऑफ गुड्स, गुड्स बेचे तब आया पैसा, या फिर सर्विसेज भी कर सकते, गुड्स और सर्विसेज। मतलब ये डेटर से पैसा आया, ये समझ सकते हैं। हम लोग बेचते हैं उधार में और डेटर मेरे को पैसा लौटाते हैं, ठीक है। और क्या हम लोग पैसा, और कहा हम लोग पेमेंट कहाँ करते हैं? रेंट पेमेंट, परचेज ऑफ गुड्स, वेजेज, और क्या, और भी इसी टाइप के रिलेटेड खर्चे हैं, फ्रेट हो गया, वेजेज हो गया। ये सारी चीजें जो कि मेन बिजनेस ऑपरेशन से रिलेट करती है, वो सारे के सारे क्या कहलाएगा हमारा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सर पैसा आना है उसको भी देखना है, पैसा जाना है उसको भी देखना है। जैसे कि सेल ऑफ गुड्स, तो इसमें पैसा आ रहा है, बट जो हमने रेंट लिखा है उसमें पैसा क्या हो रहा है? जा रहा है। बट दोनों के दोनों किस टाइप की एक्टिविटी है? क्यों ऑपरेटिंग एक्टिविटी है? क्योंकि मेन बिजनेस से रिलेट करती है। अब एक बात बताओ, मैंने क्या किया, एक लोन लेकर के रखा हुआ था और उस पे 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट भी दिया, तो पैसे तो वहां भी खर्च हो रहे हैं ना। पैसे क्या हो रहे हैं? वहां भी खर्च हो रहे हैं। बट किस बात के पैसे खर्च हो रहे हैं? क्योंकि मैंने लोन लिया था, उसका इंटरेस्ट है। तो ये क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटी है? ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है हमारा, ये हमारा हो गया फाइनेंसिंग एक्टिविटी। किस टाइप की एक्टिविटी है हमारा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हमने लोन लिया, उसके वजह से इंटरेस्ट हम लोग दे रहे हैं। सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, मेरे को इंटरेस्ट मिला, हमने वही एफडी करके रखा हुआ था, उसमें मेरे को इंटरेस्ट मिला, तो मेरी कमाई हुई, मेरे पास पैसे आए। तो ये किस टाइप की एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। क्या इंटरेस्ट कमाने के लिए अपना बिजनेस हम चला रहे थे कि 10,000 रुपए इंटरेस्ट कमाएंगे हम लोग साल भर में? तो ये हमारी मेन एक्टिविटी नहीं है। तो इस टाइप की एक्टिविटी को हम लोग क्या बोलेंगे? नहीं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मतलब अभी ये मान के चलो कि सारी की सारी एक्टिविटी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, कुछ इन्वेस्टिंग होगी और कुछ फाइनेंसिंग होगी। जब उस पर जाएंगे तो देखेंगे हम लोग। ऑपरेटिंग हम लोग समझ रहे हैं अभी स्टार्टिंग में, ठीक है। ऑपरेटिंग मतलब क्या है? जो मेन बिजनेस में पैसे आए और मेन बिजनेस होने की वजह से पैसे जाए, वो क्या कहलाएगा हमारा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। अब सेकंड चलते हैं हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी लिखो, रिलेटेड टू नॉन करंट असेट्स।
ठीक है, रिलेटेड टू नॉन करंट एसेट्स। यहाँ पे अगर लिखना होता है इसी तरीके से हम लोग अगर फ्रेम करते हैं तो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, रिलेटेड टू मेन बिजनेस ऑपरेशंस। ठीक है, ठीक है सर, इसका मतलब नहीं समझ में आया मेरे को, क्या बताना चाह रहे हैं? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या लिखा हुआ है? मैंने लिखा हुआ है रिलेटेड टू नॉन करेंट एसेट्स। सपोज हमने क्या करा, हमने एक इन्वेस्टमेंट परचेज करा, हमने क्या किया, 1,00,000 रुपए कहीं इन्वेस्ट किया, तो बिजनेस से पैसा जाएगा क्या? सपोज हमने म्यूचुअल फंड खरीदा, तो क्या बिजनेस से पैसा जाएगा क्या? बिजनेस से पैसा जाएगा, कैश जाएगा। तो इस ये भी एक तरह का क्या है, कैश फ्लो है। इनफ्लो है कि आउटफ्लो है बताओ? आउटफ्लो, मेरे पास से पैसे जा रहा है, तो ये मेरा क्या है, एक तरीके का आउटफ्लो है। बट क्या ये मेरे ऑपरेटिंग से रिलेट होता है क्या? नहीं, ये क्या हो रहा है, ये इन्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग कहीं, तो किस टाइप की एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। एग्जाम्पल डालो, परचेज ऑफ म्यूचुअल फंड। उसी तरीके से एज्यूम करो हम लोग म्यूचुअल फंड बेच देते, 1,00,000 का म्यूचुअल फंड खरीदा और फिर हमने उसको क्या किया, बेच दिया। तो हम लोग जैसे ही बेचेंगे म्यूचुअल फंड को, तो मेरे को पैसे आएंगे। कैश इनफ्लो होगा कि आउटफ्लो होगा? इनफ्लो। तो ये भी कौन सा इनफ्लो है? क्या 1,00,000 रुपए जो वापस आया वो मेरा ऑपरेशन से रिलेट करने लगा? नहीं, कहां से? इन्वेस्टमेंट जो किए थे वहीं से वापस आया। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्रोसीड फ्रॉम, इसको लिखो, सीधा लिख देते, सेल ऑफ म्यूचुअल फंड, एमएफ लिख रहे हैं शॉर्ट में, सेल ऑफ म्यूचुअल फंड। अब उस म्यूचुअल फंड में मैंने इंटरेस्ट भी कमाया, 10,000 रुपया इंटरेस्ट की कमाई हुई, डिविडेंड की कमाई हुई। तो ये जो 10,000 मेरे पास आया, ये क्या मेन बिजनेस ऑपरेशन से रिलेट कर रहा था कि कहीं हम इन्वेस्ट किए थे उसकी वजह से आया? हम लोग इन्वेस्ट किए थे उसकी वजह से आया। तो ये क्या कहलाएगा हमारा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट लिख दे रहे हैं सीधा सीधे। हमने कोई फिक्स्ड एसेट्स खरीदा, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। हमने कोई प्लांट खरीदा, हमने कोई लैंड खरीदा, हमने कोई बिल्डिंग खरीदा। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, एक तरीके का इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। तो ये भी कौन सी एक्टिविटी में कंसीडर होगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। उसी तरीके से सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अगर फिक्स्ड एसेट्स बेचेंगे भी तभी तो वहां से पैसे आएंगे, उसको भी क्या कहेंगे हम लोग? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने बताया था कि बिजनेस में सोर्स ऑफ फाइनेंस कौन कौन होते हैं? डेट एंड इक्विटी। तो रिलेटेड टू फाइनेंसिंग एक्टिविटी उससे रिलेट करते हैं, रिलेटेड टू आवर लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। याद है सबको? हमारे बिजनेस को फाइनेंस कौन करता था? हमारे डेट, दैट इज डेट या इक्विटी। ठीक है, दोनों कहाँ आएंगे हमारे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और डेट एंड इक्विटी से रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं, कुछ एग्जांपल डेट से रिलेटेड, कुछ एग्जांपल इक्विटी से रिलेटेड। सपोज हमने बैंक से लोन लिया, लोन टेकन फ्रॉम बैंक। हमने बैंक से लोन लिया, हमारे पास इनफ्लो हुआ, कैश इनफ्लो हुआ ना, बैंक से लोन लिया, मेरे पास कैश आया। लेकिन ये लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है, इसलिए ये क्या कहलाएगा हमारा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। उसी तरीके से लोन का हम लोग रिपेमेंट भी कर सकते हैं, लोन रिपेड। अगर हम लोग लोन रिपेमेंट करेंगे तो मेरे पास से कैश जाएगा, ये भी कौन सा एक्टिविटी कहलाएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब लोन लिए तो लोन पे इंटरेस्ट भी देंगे, लोन इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट जो देंगे उसमें भी तो पैसा मेरे पास से जाएगा, तो वो कौन सा एक्टिविटी कहलाएगा हमारा?
फाइनेंसिंग एक्टिविटी। डेट, हम लोग डिवेंचर, अभी डिवेंचर का चैप्टर में किया नहीं है, बट डिवेंचर इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ डेट, ठीक है, मतलब डेट इंस्ट्रूमेंट। हम लोग जैसे शेयर देते हैं ना, उसी तरीके से डिवेंचर देंगे और बदले में लोन लेंगे। तो लिखो इशू ऑफ डिवेंचर, रिपेमेंट ऑफ डिवेंचर, और क्या, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। इससे ज्यादा कुछ होता ही नहीं है। लोन लेंगे तो लोन लौटाएंगे या इंटरेस्ट लौटाएंगे, और तो कुछ होता नहीं इसमें। और भी अगर एग्जाम्पल में क्वेश्चन में अगर कुछ आ गया तो देखा जाएगा। अब इक्विटी से रिलेटेड क्या है, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे हमारे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहलाएंगे। इक्विटी से रिलेटेड कौन सी फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो सकती है, इशू ऑफ शेयर्स, शेयर इशू करते हैं तो पैसे आते हैं ना, ठीक है। अगर कोई बाई बैक हो सकता है तो बाई बैक होगा तो पैसा आएगा कि जाएगा, जाएगा। हम लोग अपना शेयर खरीद के अपना पैसा लौटा देंगे तो यह आएगा बाई बैक कहलाएगा। हम लोग अगर कोई डिविडेंड दिए, आगे चले, सर बहुत बता रहे हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मेरे को एक बार बता ही दीजिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता क्या। चलो देख लेते हैं, यहाँ तक कंप्लीट करो, फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखेंगे क्या होता है। चलो देखते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में सबसे पहले क्या आता है, कैश। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में सबसे पहले क्या आता है, कैश, ठीक है। कौन सी चीजें हैं जिनको हम लोग कैश की तरह ही मानते हैं, उसको भी उतना ही प्यार देते हैं जितना कैश को देते हैं, है ना। कैश में जो है उतना ही मान हम लोग किसको देते हैं, जो अकाउंट में पैसा रखा रहता है ना। थोड़ा बहुत कम वैल्यू थोड़ी देते हैं, उसको भी उतना ही वैल्यू देते हैं, है ना। और कुछ चीजें जिसको कैसी की तरह मान के चलते हैं कि कैसी है मेरा, जैसे करंट इन्वेस्टमेंट। वैसे इन्वेस्टमेंट, मेरे को लगा कि कुछ पैसा मेरे पास 2-3 महीना के लिए रहेगा, तो मैंने उठा करके उसको कहीं पे लगा दिया। जैसे सपोज मैंने छोटा सा अमाउंट मेरे पास बचा हुआ था, मेरे को पता था 3 महीने तक इस शेयर का प्राइस अप डाउन नहीं होने वाला है, थोड़ा बहुत बढ़ेगा, तो मैंने लगा दिया। ये 3 महीने के लिए मैंने एफडी कर दिया बैंक में। क्यों कर दिया कि 3 महीना मेरे पास कैश पड़ा हुआ रहेगा, उससे बेटर हम क्या कर देते हैं, एफडी कर देते हैं। तो वैसे इन्वेस्टमेंट जो कि शॉर्ट टर्म पर्पज के लिए होते हैं, जनरली कितने मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ही है, ठीक है। अनलेस स्टेटेड एज करंट एसेट्स एंड ट्रेडेड इन इन्वेस्टिंग और ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये जब क्वेश्चन हम करवाएंगे ना, तब इसका रेफरेंस देंगे कि ऐसा हम क्यों बोले, अभी समझाने का मतलब नहीं बनता है, ठीक है। बस ये समझ लो, कैश हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, बैंक बैलेंस हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, और तीसरा क्या, करंट इन्वेस्टमेंट, मतलब छोटे दिन के लिए, थोड़े दिन के लिए हमने कहीं इन्वेस्ट करके रखा है, 3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, तो वो सब हमारा क्या आएगा, बोलेंगे वो भी हमारा क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और मार्केटेबल सिक्योरिटीज, हमने छोटा छोटा सिक्योरिटीज इन्वेस्ट कर दिया, ये भी सेम है। थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट इज ऑलमोस्ट सेम। मैंने म्यूचुअल फंड खरीद लिया है, कितने दिन के लिए, 2.5 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। चेक, मेरे पास किसी पार्टी का चेक आके रखा हुआ है, तो वो भी क्या है मेरे लिए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, क्योंकि पता है कि तो 2 दिन में भंज ही जाएगा, ठीक है। और डिमांड ड्राफ्ट, ड्राफ्ट ऑन हैंड, ड्राफ्ट बोले तो डिमांड ड्राफ्ट। आप लोग भी एडमिशन वगैरह करवाने के लिए डीडी बनवाते हो ना, अभी तक जरूरत पड़ा है कि नहीं, बाकी के कॉलेजेस में इसके बाद जब किसी कॉलेज में एडमिशन करवाओगे ना, तो आपको डीडी बनाना पड़ेगा। हाँ, डिमांड ड्राफ्ट, उसमें क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बोल दिया आपकी एडमिशन कैसे होगा, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू होगा, तो मैं आपसे कैश नहीं लूंगा, आप बैंक जाओगे, बोलोगे डिमांड ड्राफ्ट बना के दीजिए, किसके नाम पे, रोहित सर के नाम पे, तो 10,000 रुपये तुमने बैंक में दिया,
अब बैंक एक चेक टाइप का आपको डिमांड ड्राफ्ट बना के देगा और वो मेरे को देगो आप। अब मैं उसको जब भी मैं बैंक में डालूंगा तो कुछ क्लियर होके मेरे अकाउंट में आ जाएगा। उसको क्या बोलते हैं? डिमांड ड्राफ्ट। वेरी मच सिमिलर टू चेक। ओके। कुछ कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे भी हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह में रहते हैं, या मतलब कहीं भी कुछ ट्रांजेक्शन एक्टिविटी ऐसा है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, नो, जिसका कोई इफेक्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे पड़ेगा ही नहीं। कुछ कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होंगे जिनका इफेक्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे होगा ही नहीं। जैसे पहला, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब एक बात बताओ, कैश भी मेरा कैश इक्विवेलेंट, बैंक बैलेंस भी मेरा क्या है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो यहां से पैसा वहां डाल देगा तो क्या कोई नेट में कोई फर्क पड़ेगा क्या? सपोज यहाँ पे 10 रुपए था, यहाँ पे 100 रुपए था और यहाँ पे 50 रुपए था, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ से पैसा निकाल लिया और 20 रुपए यहाँ डाल दिया, बैंक में डाल दिया। यहाँ कितना बचा? 80 रुपए। यहाँ कितना आ गया? 70 रुपए। तो क्या फर्क, क्या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कोई चेंजेज आया क्या? नहीं, पहले भी 150 था, अब भी कितना है? 150। तो कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी भी हैं जिनके होने से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे पहला एग्जांपल क्या था? कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश डाल दिए बैंक में, एक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट घटा, दूसरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बढ़ गया, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। दूसरे ट्रांजेक्शन ऐसा कि सर जिसका फर्क नहीं पड़ेगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, यहां से निकाल लिया वापस, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिसीव फ्रॉम करंट इन्वेस्टमेंट और फ्रॉम सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज। और तीसरा और चौथा, ये सभी तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ही है। तो ये सब में इन्वेस्ट करो या इस सब से पैसा निकालो, क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में? यहाँ से पैसा इधर आ गया, उधर से पैसा इधर आ गया, इधर उधर खाली हो रहा है, बाकी नेट में तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है, ठीक है। चौथा आइटम, डेप्रिसिएशन। हम लोग प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगा देते हैं तो गले में से रखा हुआ 1000 का नोट उड़ जाता है? नहीं उड़ता है ना। तो क्या डेप्रिसिएशन होने की वजह से भी हमारा कोई कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे फर्क पड़ता है? नहीं, खर्च तो है, डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस है, लेकिन किस टाइप का एक्सपेंस है? ऐसा एक्सपेंस है जिसमें मेरे को पेमेंट करना नहीं होता है। रेंट भी वैसा इनकम है क्या? नहीं, रेंट हम लोग जैसे ही रिकॉर्ड करेंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल, तो मकान मालिक तुरंत से मेरे ऑफिस में आ जाता है कि लाओ आपने एंट्री करा था, है ना। लेकिन डेप्रिसिएशन एंट्री करने से मेरे गले में रखा हुआ 100 का नोट उड़ तो नहीं जाता है, नहीं ना। तो डेप्रिसिएशन हमारा किस टाइप का एक्सपेंस है? नॉन कैश एक्सपेंस है। ऐसे एक्सपेंस जिसके होने की वजह से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। राइट ऑफ एनी एक्सपेंसेस, कोई एक्सपेंस हम लोग राइट ऑफ करते हैं तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हम लोग राइट ऑफ किया करते थे, या कोई भी एक्सपेंस हम लोग राइट ऑफ किया करते थे, तो क्या हमारा कैश उड़ जाता था? कैश गायब हो जाता था? नहीं, वो तो ऐसी अकाउंटिंग एंट्री है। और क्या है? इशू ऑफ बोनस शेयर। नॉर्मल शेयर इशू करते हैं तो हम लोग को पैसा मिलता है। बोनस शेयर के बारे में कहीं पढ़ा है क्या? नहीं। कभी कभी क्या होता है, सपोज आप लोग मेरे शेयर होल्डर हो, मैं मेरे को कंपनी समझना, तुम लोग शेयर होल्डर है, मैं कंपनी हूं, आप लोग शेयर होल्डर हो, मैं अपने आपको शेयर इशू किया था, आपने पैसा दिया था, दैट इज फाइन। बट अब मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया, बहुत सारा मेरे पास पैसा है, तो हम चाह रहे हैं कि आप लोग को क्या कर दें, फ्री में शेयर इशू कर दें। कैसे शेयर इशू करेंगे? फ्री में ले जाओ, 2 शेयर इसको, 2 शेयर इसको, 2 शेयर सबको, शेयर बांटते चल रहे हैं। तो क्या बोनस शेयर इशू किए तो कोई कैश से फर्क पड़ा क्या? तुम लोग पैसा दी क्या मेरे को? हम लोग तो फ्री में शेयर बांटे ना, विदाउट कंसिडरेशन। तो ये भी मेरा क्या कहलाएगा? नॉन कैश आइटम कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि इसके होने से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। आगे चलते, ऑल क्रेडिट ट्रांजेक्शन, कोई भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा तो क्या फर्क पड़ेगा कैश पे? नहीं। सपोज मैंने उधार में सामान बेच दिया, क्या मेरी दुकान में गल्ला में पैसा बढ़ गया क्या? नहीं। क्या मैंने उधार में सामान खरीद लिया तो क्या मेरे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व, हम लोग कोई प्रॉफिट रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे तो क्या कोई कैश पे फर्क पड़ेगा? इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल शाम तक देते रह जाएंगे, खत्म नहीं होगा। तुम लोग को जज करना पड़ेगा कि कौन सा आइटम मेरा कैश आइटम है, कौन सा आइटम मेरा नॉन कैश आइटम है, ठीक है।
अब कैश फ्लो का स्टेटमेंट का फॉर्मेट दिया है। ये फॉर्मेट ऐसा नहीं है कि हमने बना दिया कि ऐसे तुम लोग ऐसे ही बनाएगी कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये फॉर्मेट कहाँ से लाया गया है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 से, ठीक है। शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट का था। शेड्यूल 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 इज डिफरेंट। शेड्यूल 3 था कि कंपनी एक्ट में एक शेड्यूल बना दिया, शेड्यूल 1 2 3 4, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग से रूल बनाया हुआ है। कौन बनाया है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, हमारी बॉडी बनाई है, ठीक है। सब धौस दिखाते हैं, सी है ना। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को सबसे पहले हम लोग कैश मतलब एक्टिविटी को हम लोग 3 भाग में बांटे। आज क्या क्या सीखा हमने? पहले हमने एक्टिविटी को 3 भाग में बांटा, ठीक है। कौन कौन सी एक्टिविटी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मैंने आपको क्या बताया कि एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू मेन बिजनेस ऑपरेशन, मेन और या कोर बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन है उसको क्या बोलते थे हम लोग? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट और नॉन करेंट एसेट्स, मैंने क्या एग्जांपल लिया था? नॉन करेंट एसेट्स। अगर नॉन करेंट एसेट से रिलेटेड है तो क्या कहलाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और अगर सोर्स ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड है, डेट और इक्विटी से रिलेटेड है, तो क्या कहलाएगा हमारा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब एक हम लोग छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और उसमें कुछ नहीं समझेंगे, छोटी सी चीजें समझेंगे, ठीक है। चैप्टर लेंदी है, ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है, आराम से धीरे धीरे समझते जाना है। देखो एग्जांपल में हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट, ठीक है। पहले लिखना 31 मार्च 20, दो साल का फिगर हम लोग डालेंगे। ठीक है, 2 साल का हम लोग क्या बना रहे हैं? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या क्या होता था? हम वैसे तो सर ये रियल फॉर्मेट नहीं है बैलेंस शीट का, हम लोग वैसे बनाते हैं ना शेड्यूल 3 में, बट हम लोग क्या कर रहे हैं? समझाने के लिए हम लोग इसको टी शेप्ड में बना रहे हैं। इधर क्या होता था? शेयर कैपिटल। डिस्क्लेमर देना जरूरी है ना, नहीं तो तुम लोग बोल देगा हम लोग के कॉमर्स अकादमी में गलत बैलेंस शीट बनाया जाता है। समझाने के लिए बना रहे हैं, ऐसे नहीं बनता है, कोई दिल पे प्रेशर नहीं लेगा। सीएल बोलो तो, सीएल बोले तो क्या? ठीक है, ये बैलेंस शीट हमने बनाया, इसमें हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाने वाले, ठीक है, हम बस समझाने की कोशिश करेंगे।
और इसमें जो एग्जाम्पल लेंगे वो इस सॉल्यूशन का आंसर नहीं होगा, बस हम कुछ समझाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो दिल पे मत लेना कि सर इसका तो आंसर 10 दिन बाद तुम लोग सीख जाइए कैश फ्लो स्टेटमेंट फिर रिवाइज करने जाएगी, अरे ऐसे तो नहीं बनता था, तो वैसे नहीं, बस समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। अब 31 मार्च 20 पे हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना था? 1 लाख। मेरे पास कैश कितना था पहले? 1 लाख। अब कितना हो गया? 1,50,000। 31 मार्च 20 पे कितना बैलेंस था मेरे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का? 1 लाख। और कितना हो गया? 1,50,000। ठीक है। तो अगर नेट में बताया जाए, नेट में अगर बोला जाए तो एक साल में मेरा कैश कितना बढ़ा है? 50,000 से। मेरा नेट में कैश कितना बढ़ा है? कैश मेरा कैश बढ़ा है इंक्रीज हुआ कितने से? सपोज हम घर पे थे, ये तुम लोग घर पे थे, मेरे को तो घर पे पैसा ही नहीं मिलता, कोई देता ही नहीं, तुम लोग घर पे था, कल तुम्हारे पास था 100 रुपया और आज तुम लोग आए तो तुम्हारे पास है कितना रुपया? 150 रुपया। हम पूछे वाओ पैसे बढ़ गए कितने? 50। मैंने फिर बोला कि अच्छा 50 रुपये बढ़ गए। अब डिटेल में बता कि कैसे कैसे बढ़े, तो बताइए लो कि 20 रुपए दिए मेरे पापा, 20 रुपए पापा दी, अब 15 रुपया मम्मी दी, मेरे को हिसाब बता रही है। अब 15 रुपये कोई दे नहीं रहा था, हम चुरा लिए। होता है ना। इसका बिजनेस इसका एक्टिविटी कहाँ से आया? कुछ मम्मी पापा और इनकम फ्रॉम थेफ्ट, हाँ हुआ ना। अभी तक लॉस फ्रॉम थेफ्ट ही देखे थे, आज क्या मिला? इनकम फ्रॉम थेफ्ट, ठीक है। तो इसी तरीके से बिजनेस का, एक सेकंड, 50,000 में कुछ ज्यादा जीरो पड़ गया क्या? कुछ बहुत ही ज्यादा जीरो पड़ गया लगता है। कितना मेरा कैश बढ़ा है? 50,000। उसी तरीके से हम भी हिसाब मांगे किससे? कंपनी से कि एक बात बता कि बेटा तू 50,000 लाया कहां से? कल तक तो, लास्ट ईयर तक तो तेरे पास 1 लाख ही था। तो बताना स्टार्ट किया कि सर एक मेरे पास ऐसा हुआ कि मैंने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से मेरे को कमाई हुई कितना? 40,000। हमने बोला बहुत बढ़िया, 40,000 कमाया किससे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। फिर मैंने बोला उससे कि अच्छा एक बात बताओ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या हुआ तेरे साथ? तो बोला कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पैसे आए तो नहीं, लेकिन मैंने एक फिक्स्ड एसेट खरीद लिया था तो 10,000 का और पैसे चले गए थे उसमें, ठीक है। तो अभी तक नेट में कितना पैसा आया है? 30,000 रुपया। तो मतलब 20,000 कहां से आया होगा इसको? फिनेंसिंग एक्टिविटी से आया होगा। 3 एक्टिविटी है ना, तो 20,000 कहां से आया? जैसे मैंने आपसे पूछा था कि कहां से पैसा आया, तो बोला 20 रुपए पापा दिए, 15 रुपए मम्मी दिए, फिर उसके बाद चुप हो गई। तो हम समझ लिए 15 रुपए कहां से आया होगा। हाँ, उसी तरीके से इन लोगों का कहां से पैसा आया? फिनेंसिंग एक्टिविटी में। तो ऐसा हो सकता है, या कभी ऐसा हो गया कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से तो सर लाख रुपए कमाए थे, बट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से में मेरा 75 रुपए चला भी गया था, तो बाकी का किससे कमाए? फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। कितना? 25,000। या ऐसा भी हो सकता है 10,000 इसमें आया, 10,000 इसमें आया और 30,000 इसमें आया। एनीथिंग कैन बी पॉसिबल, ठीक है। यहां तक समझ गया। अब चलते हैं सर फॉर्मेट देखने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब हम लोग क्या समझे कि तीनों एक्टिविटी के कैश फ्लोज को हम लोग एक साथ ऐड कर दें तो नेट में हमारा पता चल जाएगा कितना पैसा आया है और गया है। उसी तरीके से जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट बना है ना, वो तीनों स्टेटमेंट को अलग अलग कैलकुलेट करने का बताता है। बोलता है कि एक काम करो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी अलग कैलकुलेट करो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी अलग कैलकुलेट करो, फिनेंसिंग एक्टिविटी अलग कैलकुलेट करो, फिर तीनों को जोड़ो
और बताओ कितना पैसा आया है, कितना पैसा गया है। चलो फॉर्मेट एक बार देखते हैं। ये रहा मेरा कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना बोलते हैं मेरे को? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए बोलते हैं। क्या होगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। स्टार्ट कहां से करना है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये हम अभी नहीं बता रहे हैं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो तुम लोग खुद बता देगी। ये फॉर्मूला ना ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए, बाकी के क्लासेस में रटवाया जाता है, बट हम रटवाएंगे नहीं, ये फॉर्मूला हम आपसे बनवाएंगे। आप बोलोगे इधर एक काम करिए, ऐसे ऐसे फॉर्मूला बनाइए, फिर आपका जो फॉर्मूला बनेगा और मेरा जो फॉर्मूला बनेगा दोनों सेम होगा। ठीक है? वैसे करने पे याद रहेगा ना कि हम तुमको बोल दे कि नेट ये प्लस कर दो, ये माइनस कर दो, ये प्लस कर दो, ये माइनस कर दो, वैसे करवा दे। हम आप लोग बनाओगे? चलो ठीक है, कॉन्फिडेंस मेरे को देख के अच्छा लगा। ठीक है, हम लोग ए स्टार्ट किए थे। ए में क्या किए थे हम लोग? कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हम लोग यहाँ पे जाकर के निकाल लिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या सर इतना बड़ा फॉर्मूला हम लोग बनाएंगे? कुछ लोगों को तो टेंशन हो गया, क्या सर इतना बड़ा फॉर्मूला हम लोग बनाएंगे? देख रही कितना बड़ा फॉर्मूला है, लेकिन बनाएगा कौन? तुम लोग। आई विल मेक श्योर दैट आप लोग ही बनाओगे। कब सर? आज के क्लास में। हाँ, आज की क्लास में बनाओगे। ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक देंगे, लेकिन हाँ आप लोग ही बनाओगे। फिर सेकंड हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये भी हमने क्या किया? कैलकुलेट कर लिया। फिर लास्ट क्या है हमारा? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, इसको भी कैलकुलेट कर लिया। और फिर क्या किया मैंने? तीनों को जोड़ दिया, तो मेरे को पता चल जाएगा क्या है। तीनों को जोड़ देने के बाद पता चल जाएगा कि मेरा नेट में कितना इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ है। और इसमें अगर हम लोग ओपनिंग का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जोड़ दें तो क्या निकल जाएगा? क्लोजिंग। सपोज हम लोग मेरे को पता है साल भर में कितना है बढ़ा है कैश? 50,000 रुपया। उसमें क्या जोड़ेंगे? ओपनिंग का 1,00,000 रुपया, तो पता चल जाएगा ना क्लोजिंग में कितना कैश है। बस इतना ही करना है। 2 मिनट का ब्रेक है, फिर हम लोग यहाँ से फिर से इस क्लास को इलस्ट्रेशन 1। ठीक है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग बनाएंगे, बट हाफ पेज में। हाफ पेज जो कंसीडर करना, लिखना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, इस टाइप का फॉर्मेट नहीं होता है कंपनीज एक्ट में, बट स्टिल हम इस टाइप का फॉर्मेट ही लेकर के चलेंगे क्योंकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। ठीक है, क्या 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 आता था? सेल्स, ₹10,00,000, क्लोजिंग स्टॉक 2,00,000, ओपनिंग स्टॉक 1,00,000, परचेजेस 5,00,000, वेजेस 50,000। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है बताओ? बताओ।
5,50,000। इस टाइप का हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाया करते थे। फिर ग्रॉस प्रॉफिट आता था। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद क्या क्या होता था, कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते थे, जैसे सैलरी 50,000, और क्या, बैड डेट्स कितना 20,000, और क्या, स्टेशनरी 10,000, और क्या क्या होता था, रेंट होता था सर, डिप्रिसिएशन कितना 30,000। सर हम लोग प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करते थे। दस हजार। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन होता था ना, 20,000। लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, 30,000। कभी कभी शेयर इशू करने पे भी एक्सपेंस आता है, ठीक है, चलो वो भी लिख देते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, 4,40,000। अभी हम टैक्स को एज्यूम मतलब इग्नोर करके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सॉरी, 4,40,000 कहाँ से, पहले भी तो इधर भी तो लिखे कुछ और इनकम है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये भी हो सकता है ना, तो फिक्स्ड एसेट्स बेचे, हमको प्रॉफिट मिल गया, कितना 50,000। और क्या, इंटरेस्ट इनकम, देखो इंटरेस्ट इनकम हो भी तो सकता है, $30,000। डिविडेंड इनकम 20,000, ठीक है। अब हम इसको क्या कर दिए, ये लो क्लोज कर दिए। देखो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना रहा, 4,40,000, चेक कर लेना भैया, इतना जल्दी कौन कैलकुलेट कर ले। इसके बाद एक काम करो, बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट्स बनाओ। एक्सट्रैक्ट्स बोलने का मतलब, एक्सट्रैक्ट्स बोलने का मतलब बैलेंस शीट का एक छोटा सा पार्ट बनाएंगे क्या, जिसमें सारे डेटा को हम लोग शेयर करेंगे, सारे डेटा को लिखेंगे क्या, नहीं।
ओपनिंग और क्लोजिंग। देखो स्टॉक 1,00,000 और 2,00,000, डेटर्स 50,000, 80,000, साथ में है ना सब लोग। कैश 1,00,000, 1,20,000, क्रेडिटर्स 1,00,000, 1,20,000, बिल्स पेबल 50,000 और 40,000। हमने एक्टिविटी देखा है, कितने टाइप की एक्टिविटी होते हैं? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फिनेंसिंग। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके चेक करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई कुछ पूछ के आएगा कि हम ऑपरेटिंग है, हम आए कि नहीं है, हम इन्वेस्टिंग है, हम आए कि नहीं आए, ठीक है, हम फिनेंसिंग है, हम आए कि नहीं आए? वो तो अभी क्योंकि 11-12 तक तो बैलेंस शीट हमने बहुत बनाया, धड़ल्ले से बैलेंस शीट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाया। कभी चेक करने जाते थे क्या? नहीं। मतलब ऐसा है कि बैलेंस शीट हो या प्रॉफिट एंड लॉस हो, हर जगह हर तरह की चीजें आएंगी। ऐसा नहीं है कि जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो यहाँ सिर्फ ऑपरेटिंग की चीजें आनी चाहिए ना, कुछ भी आ सकता है ना। हम लोग क्या निकालने वाले हैं इस चैप्टर में? क्या निकालने सीखना है? कैश फ्लो फ्रॉम थोड़ा मत इस हम लोग क्या बनाना है? कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। हम लोग क्या करेंगे? तीनों एक्टिविटी से कैश फ्लो निकालेंगे और उसको क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। कैश फ्लो मतलब नेट में जो कैश आया है। अब कोई ऐसा चीज जिसमें कैश लगा ही नहीं, जैसे डिप्रिसिएशन, ठीक है ना। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने बनाया, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे हर एक तरह की चीजें आ जाएगी, चाहे ऑपरेटिंग हो, चाहे इन्वेस्टिंग हो, चाहे फिनेंसिंग हो, ये तीनों तो आएंगी। साथ साथ में एक चीज और आएगा, नॉन कैश आइटम भी आएगा, जिसके होने से कैश जाता भी नहीं होगा, फिर भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। हम लोग को बनाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट, और जिसके फॉर्मेट में हमने अभी तक देखा है कि तीनों एक्टिविटी को अलग अलग कैलकुलेट करना है, ठीक है। आज हम फर्स्ट को कैलकुलेट करना सीखेंगे, दैट इज व्हाट? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और 75 to 80% चांस है कि क्वेश्चन पूछेगा तो इसी पे पूछेगा, ठीक है। मतलब 50% मानो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पूछेगा और 50% का है बाकी का दोनों का, ठीक है। और डिफिकल्टी वाइज चले तो 70 to 80% आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी समझने में समय लगेगा, बाकी बचा कितना? 25%। तो हम लोग सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालेंगे, लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालेंगे हम लोग कहां से? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना हुआ है, वहां से निकालेंगे, ठीक है। तो हमारा प्रॉफिट कितना निकल के आया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? 4,40,000। क्या ये बोल दें हम कि ये मेरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है? नहीं, नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में तो सब चीज आता है। देखो दो तरीका है, कोई भी चीज काम करने का दो तरीका है। सपोज एक बास्केट है, एक बास्केट है, ठीक है। अब बास्केट हम उतना बढ़िया नहीं बना पा रहे हैं, एक बास्केट है, ठीक है। इसमें बहुत सारे गेम बॉल्स रखे हुए हैं, ठीक है। बहुत सारे गेम्स रखे हुए, क्रिकेट बॉल होता है ना, वो रखे हुए, टेनिस बॉल। कुछ बॉल्स नए हैं, कुछ बॉल्स पुराने हैं। हमने इसमें बोला कि इसमें से एक काम करो, रेड बॉल जितनी है, कुछ रेड बॉल है, कुछ ग्रीन बॉल है, कुछ ब्लू बॉल है, तीन कलर की बॉल है, ठीक है। मैंने बोला कि काम करो, इसमें से रेड वाली बॉल निकाल दो,
कितने तरह का बॉल है? 3 तरह का बॉल है, रेड, ग्रीन और ब्लू। मैंने बोला इसमें से रेड बॉल्स, तो स्टोरी क्या था? एक बास्केट था, उसमें 3 कलर के बॉल्स रखे हुए थे, ग्रीन, ब्लू और रेड। मैंने आप लोग से नहीं पूछा, मुझे रेड बॉल चाहिए, लेकर के आओ। ठीक है, तो कुछ लोग क्या करेंगे, हाथ निकाल लेंगे, हाथ डालेंगे इसमें और रेड, एक एक करके रेड बॉल बाहर कर लेंगे। ठीक है, और तीनों बॉल लाकर मेरे को दे देंगे। पहला तो ये तरीका हो गया। फिर हम दूसरे स्टूडेंट को बोलेंगे, वो क्या करेगा, बास्केट रखे रहेगा। ठीक है, उसमें से क्या करेगा, ये लोग ग्रीन बॉल फेंकेगा पहले निकाल के, फिर कौन बॉल फेंकेगा, ब्लू बॉल, फिर बास्केट में क्या बचा, वो ला के देगा। ठीक है, 2 तरीके की चीजें हो गई ना। पहले क्या हो गया, पहला स्टूडेंट का क्या था कि जो बोल रहा था कि तीनों रेड बॉल निकाला, तीनों रेड बॉल निकाला, ठीक है ना, और लाके मेरे को दे दिया। और दूसरा स्टूडेंट क्या किया कि पहले ग्रीन बॉल फेंका निकाल करके बास्केट में से, फिर ब्लू बॉल निकाल के फेंका बास्केट में से, फिर रेड बॉल ला करके दिया मेरे को। तो जो पहले तरीके हम लोग कर रहे थे वो है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड किस चीज को कैलकुलेट करने के लिए, मेथड फॉर कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। एक सेकंड, ऐसे नहीं लिखो, मेथड फॉर कैलकुलेटिंग कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो पहला स्टूडेंट जो रेड बॉल इसमें से निकाल के मेरे को दे दिया, वो कौन सा एक्टिविटी, किस तरह का मेथड कहलाएगा, डायरेक्ट मेथड। और दूसरा जो बास्केट ला के दिया था दोनों गेंद फेंक करके, वो कौन सा मेथड कहलाएगा, इनडायरेक्ट। आपको कौन सा मेथड ज्यादा अच्छा लगा था, डायरेक्ट मेथड, लेकिन हम लोग को नहीं लगता, मेरे को दूसरा वाला बढ़िया था ना, बास्केट ला के दिया था। मोस्ट ऑफ द लोग इनडायरेक्ट मेथड ही यूज करते हैं, और AS3 में भी इनडायरेक्ट मेथड को ही इंपॉर्टेंस दिया जाता है। ठीक है, फिर हम कौन सा मेथड से अभी सीखेंगे, अभी तो पहले डायरेक्ट में इनडायरेक्ट मेथड से सीखेंगे, बाद में फिर आपको सिखा देंगे कि डायरेक्ट मेथड क्या होता है। डायरेक्ट मेथड कुछ करना ही नहीं है, इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा कि सेल से इतना पैसा आया, परचेज से इतना पैसा गया, तो जोड़ जोड़ के बता देना डायरेक्ट मेथड में। बट मैं किससे स्टार्ट करूंगा, इनडायरेक्ट से स्टार्ट करूंगा। जो हम बास्केट बार बार बोल रहे थे, बास्केट है, बास्केट है, बास्केट है, कंसीडर इट एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, इसको क्या कंसीडर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये मेरा इसी तरीके से, ये जो बास्केट है मेरा, अब कौन सा बास्केट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें तो तीनों तरह, चारों तरह, तीनों एक्टिविटी है। ठीक है, तीनों एक्टिविटी है, इसमें से मेरे को सबसे पहले क्या करना है, पहचानना है कि कौन सा आइटम कौन सी एक्टिविटी है। ठीक है, तो एक हम काम करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी को छोड़ देंगे, और बाकी जो दूसरा बचेगा, जो दूसरा दिखेगा, उसको क्या करेंगे, हाईलाइट करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही निकाल रहे हैं ना सबसे पहले, तो वो जो है वो तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाएगा। हम सपोज हम तो फर्स्ट टाइम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखे थे, तो मेरे को पूछा गया कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कमाई हुआ, कितना कैसे आया, तो मैंने देखा यार नेट प्रॉफिट कितना है, 4,40,000। मैंने बोल दिया कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कमाई हुआ, 4,40,000। क्या हम सही बोले थे क्या, नहीं, हमने क्या किया था, इग्नोर कर दिया था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और भी एक्टिविटी वाली चीजें हो सकती है। ठीक है, अब एक रफ एग्जांपल कि 4,40,000 हमने कमाया, प्रॉफिट एंड लॉस का इनकम कितना है, 4,40,000, और मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिर्फ एक एक्टिविटी है, अदर एक्टिविटी, जो कि था इंटरेस्ट इनकम 10,000 का। ठीक है, वो कौन सा इनकम था, फिनेंसिंग एक्टिविटी। तो मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कमाई था, 4,30,000। 10,000 तो अलग था, बाकी तो सारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। हमने क्या किया, 4,40,000 10,000 घटा दिया। सेम चीज करेंगे हम लोग यहाँ पे भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग खेलते हैं पहचान कौन। ठीक है ना, इधर चलते हैं, ये क्या है,
डिविडेंड इनकम कौन सी एक्टिविटी? फिनेंशियल एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देंगे। सॉरी, गलत बताया आपने। डिविडेंड इनकम है, मुझे इनकम हो रहा है। मुझे इनकम कैसे होगा? मैं कहीं ना कहीं कुछ इन्वेस्ट करा होगा। हमने क्या करा होगा? कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करा होगा। सपोज हमने किसी के शेयर खरीदे होंगे, तब तो मुझे इनकम मिलेगा। हमने किसी के शेयर खरीदे तो मुझे क्या मिलेगा? उस पे डिविडेंड मिलेगा। तो इन्वेस्टमेंट पे इनकम है, तो मेरा कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आई लिखते हैं, ठीक है ना? आई लिखते हैं ना सिर्फ, ठीक है? आई। इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट हम लोग कमाए, मतलब कहीं ना कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट किए होंगे तब तो वहां से इंटरेस्ट आया। तो ये भी कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो फिक्स्ड एसेट पे जो भी कमाई होगा वो कहाँ का कमाई है? इन्वेस्टिंग। फाइनेंसिंग बात करता है लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, दैट इज डेट एंड इक्विटी। आओ थोड़ा सा पीछे चलते हैं, फिर से आते हैं यहाँ पे। ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या था? जो कि मेन बिजनेस ऑपरेशन से रिलेट करता था, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाता था। सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, रेंट पेमेंट, परचेज ऑफ गुड्स, वेजेज, फ्रेट, सैलरीज, है ना, स्टेशनरी, कुरियर चार्जेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, ये सब क्या कहलाता था? मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब नॉन करेंट एसेट से रिलेटेड एनीथिंग। नॉन करेंट एसेट से रिलेटेड एनीथिंग, जैसे फिक्स्ड एसेट से, इन्वेस्टमेंट से। फिक्स्ड एसेट्स हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, है ना, ये सारी चीजों से अगर रिलेटेड है तो वो क्या कहलाएगा? हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जैसे इंटरेस्ट मिला, तो मैंने कहीं किसी को लोन दिया होगा या कहीं इन्वेस्टमेंट करा होगा तभी तो मुझे इंटरेस्ट मिला। मैंने एफडी करा होगा तभी तो मेरे को इंटरेस्ट मिला। तो ये सब का क्या कहलाएगी? हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है? परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो फिक्स्ड एसेट्स परचेज किए, नॉन करेंट एसेट्स ना। तो ये परचेज और सेल पे जो पैसा आ और जा रहा है वो कौन सी एक्टिविटी का कहलाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। लास्ट एक्टिविटी हमने बताया था फाइनेंशियल एक्टिविटी, विच इज रिलेटेड टू आवर लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। कौन है हमारे लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस? डेट है और इक्विटी है। लास्ट रेशियो वाली क्लास में किया था, हमारे लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस कौन कहलाते थे? डेट एंड इक्विटी। तो डेट से रिलेटेड और इक्विटी से रिलेटेड जितनी भी चीजें, ये सब क्या कहलाएगी? हमारे फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जिसमें इक्विटी में दिखा था इशू ऑफ शेयर, शेयर इशू करने से जो पैसा मिला, इनफ्लो है कहां से? फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। बाई बैक किए तो पैसा गया कहां गया? फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। हमने डिविडेंड पेमेंट करे हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डिविडेंड हम लोग पे करते हैं, कंपनी पे करता है डिविडेंड, ठीक है? शेयर जो इशू किए थे उसमें मैं डिविडेंड पे करा, तो जो डिविडेंड हमने पे करा वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लेकिन जो डिविडेंड मुझे मिला वो कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम कौन सा एक्टिविटी का कहलाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और लोन से रिलेटेड, लोन फ्रॉम बैंक, लोन रिपेड, लोन इंटरेस्ट, इशू ऑफ डिवेंचर, रिपेमेंट ऑफ डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, सब क्या कहलाएगा? हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। समझ में आ रहा है? चलो आते हैं, फिर से देख लें इस तीनों को। यहाँ समझ गए थे हम लोग? समझ गए थे ना? समझ गए थे। चलो आगे चलते हैं। ये सब ट्रेडिंग अकाउंट में तो जो भी है सब सही है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का चीज है, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं इधर, सैलरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का है ना, रहने देते हैं, कुछ सर्कल वर्कल नहीं करते हैं। बैड डेट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही है, लेकिन इसे मेरे को प्रॉब्लम लगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का तो है बेटा तुम, लेकिन क्या है, क्या बैड डेट्स होने से मेरा पॉकेट से कैश जाता है? क्या बैड डेट्स होगा तो मेरे पॉकेट में रखा हुआ 5,000 रुपये गायब हो जाएगा? नहीं गायब होगा। तो क्या ये कैश आइटम है कि नॉन कैश आइटम? क्या मेरे को ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना है, नॉन कैश को भी ले लें, नॉन कैश को भी हटाएंगे तब तो पता मेरे को क्या चाहिए, मेरे को कैश में चाहिए भाई। पिस्से की बात कर, अगर पिस्सा अगर रोकड़ा नहीं लग रहा है तो हटा यहाँ से। कैश में हम लोग किसका बात कर रहे हैं? कैश का बात कर रहे हैं, ठीक है? तो इसको क्या बोल देते हैं हम लोग? इसको बोल देते हैं नॉन कैश, एनसी लिख देते हैं,
ठीक है, क्या लिख दिया, नॉन कैश। उसके बाद क्या है, स्टेशनरी, ये तो सही है, बिजनेस का आइटम है, पैसा भी क्या होगा, रेंट, तो रेंट तो बिजनेस का ही चीज है, पैसा भी दिए होंगे हम लोग, मेरे तो मकान मालिक ऐसे नहीं छोड़ता। डेप्रिसिएशन क्या है, नॉन कैश है, कि डेप्रिसिएशन जाने से मेरे रखा हुआ गल्ला का पैसा नहीं उड़ता है, अच्छा मेरे को तो लगता था कि उड़ जाता है। क्या ये कहलाएगा हमारा नॉन कैश आइटम, ठीक है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटन ऑफ, हमने प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को क्या किया है, राइट ऑफ करें, ठीक है। तो राइट ऑफ करने से क्या, इसमें पैसे जाते हैं हमारे पास से क्या, इसमें ये पैसे नहीं जाते हैं, जो पुराने सालों के एक्सपेंसेस है उसको मैंने राइट ऑफ किया है, तो क्यों इसमें पैसे जाएंगे भाई, तो ये भी क्या कहलाएगा हमारा नॉन कैश आइटम, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, तो ये क्या हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, तो क्या है, फाइनेंसिंग है, क्योंकि हमने लोन लिया था इसलिए पेमेंट रिपेमेंट कर रहा हूं, है ना, तो ये क्या कहलाएगा हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो इसको भी हमने क्या किया, सर्कल करके यहाँ पे लिख दिया, क्या एफ आई लिख देते हैं, एफ लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो फिक्स्ड एसेट्स से रिलेटेड कौन सा था, इन्वेस्टिंग, तो ये भी कहा जाएगा, इसको यहां नहीं देखना, इसको देखेंगे हम लोग कहाँ, इन्वेस्टिंग में। शेयर इशू एक्सपेंस, शेयर किससे रिलेटेड है, इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है, फाइनेंसिंग में लोग शेयर इशू वगैरह कर रहे थे ना, तो ये क्या है, एफ आई, एफ लिख देते हैं, और नेट प्रॉफिट तो आ ही गया। हम क्या कहना चाह रहे हैं, रेड वाला बॉल कौन था, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और ये सारी चीजें, बाकी की चीजें क्या है, क्या है, इन अलग अलग है। अगर सर ये जो एक्स्ट्रा लिखा हुआ है वो सारी चीजें काट देते हैं तो क्या मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से निकल जाता, क्या निकल जाता ना, चलो एक बार काट के देख लेते हैं। ये जो घेरा हुआ है ना, इसको एक बार काट के देख लेते हैं, मान के चलो ये है ही नहीं, ठीक है। तो चलो इधर कितना होता, क्रेडिट साइड कितना होता टोटल, 5,50,000, ठीक है। और डेबिट साइड में एक्सपेंसेस टोटल कितना था, 50,000, अभी 70,000, 70,000 है मात्र, ठीक है। तो अभी तक गिवन इंफॉर्मेशन अप टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेरा कितना आ रहा है, कितना आ रहा है बताओ, प्रॉफिट आ रहा है कितना, 4,80,000। इसमें और भी कुछ एडजस्टमेंट होंगे, वो कहाँ के, बैलेंस शीट के, बैलेंस शीट के एडजस्टमेंट से पहले तक का फिगर बता रहे हैं, वो क्या है, 4,80,000। सर पहले यहां तक पहुंचा के दिखाइए, फिर आगे का देखेंगे, ठीक है। इसको हम कट करके साइड में कहीं लिख लेते हैं, देखते हैं ये मैच कर रहा है कि नहीं, ठीक है। इस साइड में मैंने लिख लिया, अपने आप को टेस्ट करेंगे ना, ऐसा होता है हम लोग खुद रिवाइज करते हैं, खुद से टेस्ट लेते हैं, तो वही हम भी कर रहे हैं कि लिख तो लिया है कि सर ने बोला है कितना आना चाहिए, देखते हैं सर सही बोल रहे हैं कि नहीं, है ना। चलो हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे अभी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मैं कलर यूज करूंगा आपके लिए, कौन सा, ग्रीन या ब्लैक, ये पिंक बोल रही है, ब्लैक, हाँ ब्लैक का ज्यादा डिमांड है। हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मेरा दिया हुआ कितना प्रॉफिट है, 4,40,000। हम डब्बा लेकर के आ गए, पूरा का पूरा डब्बा, दैट इज कितना अमाउंट है उसका, 4,40,000। नेट प्रॉफिट बिफोर
टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है 4,40,000। ठीक है, 4,40,000 मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। इसमें से कितने चीजों को हटाना है इस डब्बे में से? इन्वेस्टिंग वाले को हटाना है, और किसको हटाना है? फिनेंसिंग वाले को भी हटाना है, और नॉन कैश वाले को भी हटाना है। तीनों को हटा देंगे तो ठीक हो जाएगा। सबसे पहले हम नॉन कैश को हटाते हैं। ठीक है, तो लिखो बैड डेट्स, बैड डेट्स ऐसे करते हैं, एडजस्टमेंट फॉर एडजस्टमेंट लिखते हैं। पहला एडजस्टमेंट किसका है? बैड डेट्स। अरे अमाउंट कौन लिखेगा? अब एक बात बताओ, बैड डेट्स था कितना? 20,000। 20,000 बैड डेट्स होने की वजह से मेरा प्रॉफिट 4,40,000 बढ़ता हुआ दिख रहा है कि घटता हुआ दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ कितना प्रॉफिट दिख रहा है? 4,40,000। अगर बैड डेट्स यहाँ पे नहीं लिखा हुआ था तो 4,40,000 लिखा हुआ था या ज्यादा लिखा हुआ था? 4,60,000 होता है ना। तो वही तो हम पूछ रहे हैं कि बैड डेट्स लिखने की वजह से मेरा प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिख रहा है कि घटा हुआ दिख रहा है? घटा हुआ दिख रहा है। तो बैड डेट्स का इफेक्ट हटाने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? बढ़ जाएगा ना। बैड डेट्स लिखे उसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिख रहा है, घटा हुआ दिख रहा है। अब बैड डेट्स को हटा देंगे तो प्रॉफिट क्या होगा? बढ़ जाएगा ना। बॉल में से पहले गेंद उठा के फेंका वो क्या था? बैड डेट्स। अब बैड डेट्स फेंके, उसकी वजह से मेरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बढ़ा कि घटा? बढ़ गया। कितने से बढ़ा? 20,000। 20,000 का था ना। एक सेकंड रुको यार, इसको ठीक तो करने दो। 20,000। ठीक है, उसके बाद क्या? और कोई क्या है क्या नॉन कैश आइटम? इसका तो काम हो गया, इसको ठीक कर दिया मैंने। डेप्रिसिएशन है नॉन कैश आइटम, कितने का? 30,000। इसको क्या करें, ऐड करें या लेस करें? इसको भी ऐड करें। कुछ लोग बोल रहे सर स्टेशनरी रेंट ये सब का कुछ नहीं किया, क्या उन लोग का भी कुछ करना है? नहीं, फाइन। उसके बाद और कोई नॉन कैश आइटम है क्या? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ, वो भी है, उसको भी क्या किया हमने? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ। हम शॉर्ट में लिखेंगे, तुम लोग का मन होगा तो पूरा में लिख लेना। कितना है? 10,000। 10,000 है ना। और कोई नॉन कैश आइटम है? देख लो एक बार बढ़िया से। कोई नॉन कैश आइटम नहीं है, फाइन। अब एक एक करके करते हैं। अब बाकी का देखते हैं, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। या तो ऐड होगा, यहां तक जोड़ दो पहले। यहां तक कितना हुआ हिसाब बता दो। 4,40,000 में हम लोग 60,000 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 5 लाख। ठीक है, अब हम या तो कुछ ऐड करेंगे या तो कुछ लेस करेंगे। तो मैंने यहाँ ऐड लिख दिया है और यहाँ पे थोड़ा जगह छोड़ करके लेस लिख दिया। ठीक है, जैसे 11th में करते थे हम लोग वैसे ही करेंगे, एक एक करके नहीं ढूंढेंगे, सीरियल वाइज चलेंगे। अगर कुछ मिलता गया तो उसको लिखते जाएंगे। 11th हम लोग वैसे ही करते थे ना। चलो, हम ढूंढा देखा, सबसे पहला सर्कल था बैड डेट्स, फिर देखा काम हो चुका है, चलो ओके। फिर देखा दूसरा सर्कल डेप्रिसिएशन, काम हो चुका है, ओके। तीसरा सर्कल प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, काम हो चुका है क्या? फिर क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन, इसको हटाना चाहिए। मेरे बास्केट से इसको फेंकना है क्या? इसको फेंकने के बाद मेरे को ऐड करना पड़ेगा या लेस करना पड़ेगा? सर ऐसे बताइए, ऐसे बताइए कि इसके यहाँ होने की वजह से मेरा प्रॉफिट बढ़ा हुआ है कि घटा हुआ है? इसके यहाँ होने से प्रॉफिट मेरा घटा हुआ है। 20,000 अगर यहाँ पे नहीं रहता तो मेरा प्रॉफिट कितना होता? 4,60,000। तो इसको हटाने के बाद मेरा प्रॉफिट क्या होगा? बढ़ेगा। तो इसको ऐड क्या करना है मेरे को? इंटरेस्ट ऑन
लोन, ठीक है, मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन पेमेंट करा, कितना 20,000। क्या कोई दिक्कत आ रहा है? आप लोग भी बनाते तो इसी टाइप के फॉर्मेट बनाते ना, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है फॉर्मेट का। उसके बाद कौन सा सर्कल मिला? लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। क्या ऑपरेटिंग आइटम है? नहीं, तो इसके यहाँ होने से प्रॉफिट मेरा घटा हुआ है ना, तो इसको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना होगा कि लेस करना होगा? ऐड करना होगा। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कितना? 30,000। उसके बाद क्या है? फिनेंसिंग एक्टिविटी है, कौन सा? शेयर इशू एक्सपेंस। तो फिर से वैसे ही सोचना है, 30,000 यहाँ होने से मेरा प्रॉफिट 4,40,000 है, वो घटा हुआ है, अब क्या करना पड़ेगा? उसको ऐड करना पड़ेगा। शेयर इशू एक्सपेंस कितना? 30,000, ठीक है। और आगे चलते हैं। नेक्स्ट सर्कल मिला प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। प्रॉफिट हुआ है फिक्स्ड एसेट को बेचने से, कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, इसको हटाना पड़ेगा। ये 50,000 यहाँ पे है, उसके वजह से मेरा प्रॉफिट बढ़ा कि घटा? इसकी अगली बार बढ़ा हुआ है। अगर ये 50,000 इधर नहीं होता तो मेरा प्रॉफिट घट के कितना हो जाता? 3,90,000। तो इसका इफेक्ट हटाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा? 50,000 से लेस करना होगा, क्योंकि एक झूठ का बढ़ाया हुआ दिखा रहा है ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से उतना है नहीं, तो क्या करो? हटाओ। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स कितना? 50,000। उसके बाद क्या है? इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम से भी क्या हो रहा है? प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिख रहा है, मेरे को क्या करना पड़ेगा? लेस। कितना? अच्छा, जो लेस कर रहे हैं उसको ऐसे ब्रैकेट में दिखा दें, ठीक है, दिखा दिए, क्या दिक्कत है। उसके बाद क्या है? डिविडेंड इनकम। ये इसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, इसको क्या करना पड़ेगा? मेरे को घटाना पड़ेगा। यहां तक किसी को प्रेशर आया है कि मतलब कि नहीं समझ में आ रहा है सर, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, सर फटा जा रहा है? नहीं, कुछ सही चल रहा है अभी तक? चलो, डिविडेंड इनकम कितना है? चलो अब ऐड लेस करके खेलते हैं, कितना है यहाँ पे हो जाएगा। चलो टोटल बताओ यहाँ तक ऐड लेस करके। क्या चीज? 4,80,000 है, 4,80,000। चेक करो तो, हम लोग इतना ही लाए थे क्या? देखो, तुम लोग तो चैंपियन है। अब मेरे को और भी कुछ करना है। सर बैलेंस शीट पता नहीं क्यों दिए थे, सारा काम तो पीएल का था, बैलेंस शीट क्यों दिए थे? रो रहा है पीछे, भूख लग गया क्या? अब बैलेंस शीट का कुछ तो काम होगा। यहां तक हम लोग सीख गए। मैंने क्या करना था? बास्केट से गेंद बाहर फेंकनी थी और ऑपरेटिंग एक्टिविटी को सिर्फ देखना था। इसके बाद सर क्या करना है? अभी तक हम लोग ये एज्यूम किए थे, अभी तक हम लोग ये एज्यूम किए थे कि जितना भी हम लोग स्टॉक खरीद रहे हैं बिक जा रहा है, जितना भी हम सेल कर रहे हैं, पैसे रिसीव हो जा रहे हैं। अब एक बात बताना, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी अभी हम लोग अभी पूरा तो नहीं निकाले, लेकिन अभी तक कितना है? 4,80,000। अब मेरे को क्या जानना है? मेरे को जानना है कैश फ्लो। अब सपोज 1,00,000 का हमने सामान बेचा था और वो अभी तक पैसा ही नहीं दिया। हाँ, सपोज ऐसा हुआ कि मैंने 1,00,000 का सामान बेचा था और वो बंदे ने पेमेंट करा ही नहीं, तो क्या मेरा कैश इनफ्लो हुआ?
नहीं हुआ, तो क्या वो 4,80,000 में रहना चाहिए? तो क्या करेंगे, उसको घटाएंगे, है ना। सपोज मैंने सेल करा और पैसे मुझे रिसीव ही नहीं हुए, तो उसको क्या करना होगा, मेरे को हटाना होगा। क्यों? क्योंकि मेरे को एग्जैक्टली कैश फ्लो चाहिए, किससे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। तो सपोज ओपनिंग डेटर यहाँ पे 50,000 है, ठीक है। ओपनिंग डेटर्स कितना है? 50,000 से, और क्लोजिंग डेटर्स कितने हैं? 80,000। मतलब ड्यूरिंग द ईयर 30,000 का हमने ऐसा सेल किया है जिसपे पैसे मैंने क्या किए हैं? लिया ही नहीं है। उसको क्या करना होगा, मेरे को एड बैक करना होगा, सॉरी लेस करना होगा ना। उसको क्या करना होगा? लेस करना होगा। तो हम लिखें, चलो लिखो, इंक्रीज इन प्लस इंक्रीज करंट असेट्स, सॉरी इंक्रीज नहीं, डिक्रीज था ना, ये लेस था ना, सॉरी। इंक्रीज इन करंट असेट्स को हम लोग क्या किए थे? लेस किए थे। अब कौन कौन सा करंट असेट्स इंक्रीज हो रहा था? देखो, स्टॉक बढ़ रहा है और डेटर्स बढ़ रहे हैं। तो हमने लिखा स्टॉक और डेटर्स दोनों कितना कितना बढ़ रहे हैं? स्टॉक बढ़ रहा है 1,00,000 से, और ये डेटर्स कितना से बढ़ रहा है? 30,000 से। इस पार्ट को हम थोड़ा सा कम समझाते हुए चल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अगला क्लास में आप लोगों को छोड़ देंगे। इस पार्ट को हम फिर से बताएंगे उतने ही डिटेल में जितना डिटेल में ऊपर वाली चीजों को बताया, ठीक है। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है, मेरा क्या हुआ है, अगर करंट एसेट से डिक्रीज होता तो क्या करते हैं? तो हम लोग क्या करते हैं, उसको प्लस करते हैं, डिक्रीज इन करंट एसेट्स। बट लकली हमारे एग्जांपल में ऐसा कुछ आया ही नहीं कि करंट एसेट जहां क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। मुझे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को नहीं लेना है, पूरा क्वेश्चन इसको इग्नोर करते हुए बनेगा। और क्या आ सकता है सर? इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी हो सकता है और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी हो सकता है। प्लस इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। देखो कौन कौन सा लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स है। क्रेडिटर्स इंक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे हम लोग? प्लस करेंगे। कितने से इंक्रीज हो रहा है बताओ? और डिक्रीज इन करंट एसेट्स को क्या करेंगे हम लोग? माइनस। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी को क्या करेंगे? माइनस। कौन सा है? बिल्स पेबल। कितना कितना डिक्रीज हो रहा है? 10,000 से। तो क्या करेंगे हम लोग? माइनस करेंगे। ये जो 4,000 80,000 निकल के आया था, इसको हम लोग एक नाम देते हैं, अच्छा सा फैंसी सा नाम, ठीक है। चलो इसको नाम दिए हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्या नाम दिया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। और यहां तक नेट होकर कितना है? 3,60,000। इसको नाम दिया हमने कैश जनरेटेड फ्रॉम, इसको हमने नाम दिया कैश जनरेटेड इसके बाद सिर्फ क्या घटाना था? इसके बाद घटाना था टैक्स पेड। हमारे एग्जांपल में कोई टैक्स पेड नहीं है, 0। तो क्या निकल के आ जाता हमारा? कैश फ्लो फ्रॉम
ऑलमोस्ट हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी को समझा चुके हैं, बस यहाँ पे कुछ इंक्रीज और डिक्रीज हुआ था, उस पर ज्यादा फोकस नहीं किया। ठीक है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में फोकस करेंगे कि क्या है, क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्यों डिक्रीज हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही, अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे क्लासेस। ओके कर देंगे।